ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम एयर पोल्यूशन की ये सीरीज खत्म कर देंगे। एनवायरनमेंट के अंदर हमने बेहद खूबसूरती से हर टॉपिक को छूने की कोशिश की, हमने कवर किया। सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, हेल्थ इम्पैक्ट जितने हो सकते हैं हमने बताए। इकोनॉमिक डायमेंशन अलग से समझाई। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ा। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ है और क्यों है, लेटेस्ट ट्रेंड बताए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिलेटेड सारे लेटेस्ट ट्रेंड आपने किए। एक एक पॉल्यूटेंट को हमने आर्टिस्टिकली ट्रीट किया। अदरवाइज जब आप बुक से पढ़ते हैं और उनके हेल्थ इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो ऐसा कॉमन लगता है कि सभी के हेल्थ इफेक्ट सेम है। लेकिन जब हमने पॉल्यूटेंट पढ़े, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर चर्चा की जो उस पॉल्यूटेंट से रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट थे। इसकी वजह से वो हमेशा दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी। सारे कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ल्ड एंड इंडिया लेवल पे टॉपिक टारगेट करते हुए हम आज इस टॉपिक पे पहुंचे हैं जिसमें हमें वाइंड अप करना है। आज का टॉपिक हमारा दो टॉपिक हैं, पहला छोटा है और दूसरा फिर फाइनल टॉपिक है। पहला है एशियन ब्राउन क्लाउड, वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। उसी कंटिन्यूटी में जो मेन टॉपिक आज आने वाला है वो है कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सारा एयर पॉल्यूशन कराने के बाद कॉजेज पे क्यों आए हम। इसका रीज़न था, मैंने ये डेलिबरेटली किया। हम लेक्चर्स की शुरुआत के पहले कॉजेज कर सकते थे, जो कि यूजली होता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। हमने जब भी कोई एयर पोल्यूशन पढ़ा, उस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कॉजेज उस एयर पोल्यूशन में पढ़े थे। आज हम इस लेवल पे आए हैं कि आप जेन्युइनली बाय हार्ट, बाय सोल एंड बाय माइंड ये फील कर पा रहे हैं कि वाकई ही एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए अब अगर मैं इसके कॉजेज बताता हूँ तो आप उन पे अपने कान धरेंगे। अगर मैं पहले दिन ये कॉजेज पढ़ाता, आपको ये एक रूटीन सी प्रैक्टिस लगती और वो इम्पैक्ट कभी नहीं आता। लेकिन क्योंकि आज हम एयर पॉल्यूशन समझ चुके हैं, उनके सारे नकारात्मक जितने भी हमें प्रमाण मिलते हैं, जो भी उनके परिणाम निकले हैं, वो सारे देख लिए। इसलिए आज यह बात ज़्यादा यथार्थ के धरातल पे खड़ी है कि कॉजेज वाकई समझने जरूरी हैं और उसके साथ हम समाधान दे देंगे। ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि सॉल्यूशन लेक्चर्स के साथ में भी आते रहे थे। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आ जाता है, कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या फिर कई बार सिंपली पॉल्यूशन पे आ जाता है कि कॉजेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन। कल के लेक्चर से एक दो छोटी छोटी बातें बतानी है आपको, कॉन्टिन्यूटी में वो बता के आगे चलते हैं। एक दो पॉइंट जो लेक्चर के दौरान शायद छूट गए थे, पर वो छूटने ज़रूरी, बताने ज़रूरी हैं। सबसे पहला बात हमने ये देखा था कि जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, स्टबल बर्निंग का टॉपिक था कल का। उसमें हमने देखा था कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, उसके आने से पहले पंजाब हरियाणा का किसान, खासतौर पे पंजाब का किसान, बासमती चावल लगाता था। और बासमती चावल की खासियत ये है कि इसकी जो स्टबल होती है वो न्यूट्रिशियस होती है और वो एनिमल फीड के लिए यूज़ हो सकती है एज अ फॉडर। तो अगर आपसे आज की डेट में पूछा जाए तो कल के सारे सुझाव बताने हैं, एक सुझाव ये भी बताना है कि बासमती चावल की तरफ किसान को वापस से आने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसकी स्टबल को यूज़ कर सकते हैं फॉर फॉडर पर्पसेस। तो ये एक सोल्यूशन है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये था कि जब हम स्टबल बर्निंग करते हैं तो स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूटेंट, जिनमें मेनली पर्टिकुलेट मैटर था, ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं और इसकी वजह से फॉग, और अगर फॉग स्मोक से मिक्स हो रही है तो स्मॉग, ये दोनों ही एक ब्लैंकेट इफेक्ट देते हैं सन से आने वाली रेडिएशंस को। इसकी वजह से वो जो मिड अक्टूबर से पूरा नवंबर एंड मिड दिसंबर तक का टाइम है, जब आपको वीट को सो करना है, उसे वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन नहीं मिल पाती हैं जो चाहिए होती हैं। तो स्टबल बर्निंग फार्मर का भी नुकसान कर रही है इस फॉर्म में कि वो फॉग की फॉर्म में और स्मॉग की फॉर्म में एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट इफेक्ट दे रही है, जो रेडिएशन को कम कर रही है और एक डिमिंग इफेक्ट आ रहा है, अर्थ डिम हो जाती है। इसकी वजह से जर्मिनेशन ऑफ द सीड में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ये हमें समझ के चलना। तो इससे रिलेटेड ये दो पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट जो रिलेटेड था वो था अर्बन हीट आइलैंड हमने पढ़े थे, उनमें हमने फॉग होल के बारे में पढ़ा था। अर्बन हीट आइलैंड के जहाँ मैंने सारे नेगेटिव आपको पढ़ाए थे,
उनमें से एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि जब भी सराउंडिंग या विसिनिटी से कोई भी पर्टिकुलर सिटी एरिया का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज ज़्यादा रहता है, उस हाई टेम्परेचर जोन में जब भी वर्षा होती है या जब भी जो भी वहाँ से रनिंग वाटर होता है, वो जब वर्षा का पानी स्टॉर्म वाश, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म वाश, वो जब उस बढ़े हुए तापमान के संपर्क में आता है तो पानी का तापमान भी बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ तापमान जब नहरों में, नदियों में, नालों में, सीवरेज में, कनाल में, रिवर में जाता है तो ये वहाँ के वाटर के टेम्परेचर को रेज करता है, जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ की एक्वेटिक मरीन लाइफ की इम्यूनिटी सिस्टम पे आता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आता है। तो एक्वेटिक लाइफ का इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े पैमाने पे इस चीज़ से प्रभावित है कि अर्बन हीट आइलैंड तेजी से बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हो रही वर्षा की वजह से उन जो वाटर के जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उनका तापमान बढ़ रहा है। बस ये पॉइंट 3 कल के रहते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एशियन ब्राउन क्लाउड, पहला टॉपिक जो चल रहा है। देखिए, जब हम एशियन ब्राउन क्लाउड की बात करते हैं, इसके बारे में कंटेंट काफ़ी कम है इंटरनेट और अलग सोर्सेज पे। पता नहीं क्या कारण है, आई डोंट नो, बट कम है। ये दो वे में जाना जाएगा टॉपिक। मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे इसे ब्राउन क्लाउड ओरिजिनली सिर्फ लिखा जाएगा या एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड इस नाम से जाना जाएगा। तो एशियन ब्राउन क्लाउड या ब्राउन क्लाउड या एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के नाम से ये जाना जाता है टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है, हम इसे एशियन ब्राउन क्लाउड के नाम से जानेंगे। एशियन ब्राउन क्लाउड क्या होता है? देखिए, इंडियन ओशियन एक्सपेरिमेंट एक रिसर्च वर्क कंडक्ट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से। सरफेस से भी किया गया, एयरक्राफ्ट से भी किया गया, सैटेलाइट से भी किया गया, शिप से भी किया गया, हॉट एयर बलून होते हैं जिन्हें हम क्लाइमेट बलून कहते हैं, उनके थ्रू भी किया गया। तो बलून से, शिप से, सरफेस से, एयरक्राफ्ट से, सैटेलाइट से, इन सबके थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में, जिसे हम इंडियन ओशियन इंडोक्स, ये इंडोएक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। 1996 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। 1999 के दौरान आपको ये फाइंडिंग मिली थी और 2002 के दौरान इसी फाइंडिंग के बेसिस पर क्या मिला था? ब्राउन क्लाउड। 2002 के दौरान उसी फाइंडिंग के बेसिस पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने ये टर्म कॉइन की थी, एशियन ब्राउन क्लाउड, ये नाम दिया था। ठीक है। इंडोएक्स 1996 में एग्जिस्टेंस में आया। 1999 में जब रिसर्च कंडक्ट हो रही थी उसके दौरान ये फाइंडिंग्स मिलती हैं और उस फाइंडिंग के बेसिस पर स्टडी एनालिसिस हुए तो 2002 में यूएनईपी के द्वारा ये टर्म कॉइन की गई। क्या होता है ये ब्राउन क्लाउड? देखिए, अक्टूबर नवंबर से बिगनिंग होकर के, अक्टूबर नवंबर से बिगनिंग करता है ये और मार्च अप्रैल तक चलता है। इन मंथ्स के दौरान ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माने हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, तो ये साउथ एशिया रीजन, मैं कंट्री वाइज बता देता हूँ तो इजी रहेगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो है ही ऑब्वियसली, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे रीजन को कवर करता है, यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज इन एरियाज को। और अगर ओशियन वाइज देखें तो नॉर्थ इंडियन ओशियन को, तो नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन दैट इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एरिया। कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखें तो एशियन कॉन्टिनेंट, उसमें भी अगर आप देखें तो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये इंडोनेशिया, सारी कंट्रीज, इनको ये कवर करता है। इन महीनों के दौरान आपको एक बहुत ही थिक लेयर, मतलब आप सरफेस पे हैं, ये अर्थ है, अर्थ से लगभग आपको 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिलेगा। इट इज़ अ वेरी थिक लेयर। कई बार ये 1.5 से 2 किलोमीटर थिक लेयर होती है और हमें ये ब्राउन नज़र आता है जब हम इसे सैटेलाइट से देखते हैं। हमें ये ब्राउन नज़र आता है जब हम इसे सैटेलाइट से देखते हैं। ये क्या है? ये एरोसॉल की कंसंट्रेशन से बना एक क्लाउड है। एरोसॉल्स कौन कौन से कंट्रीब्यूटेड है इसमें?
इसमें नाइट्रेट है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, सल्फेट है ये भी कम अमाउंट में है। मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जिसका और जिसकी वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है वो सूट है, यानी कि ब्लैक कार्बन है। इसकी वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये इसका मेन कंपोनेंट है ब्लैक कार्बन। नाइट्रेट और सल्फेट के भी पार्टिकल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है एरोसोल्स जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल्स जब हवा में सस्पेंड करते हैं वहाँ पर अवेलेबल मॉइस्चर मटेरियल वाटर वेपर उनके साथ जब वो जुड़ जाते हैं, यानी कि नाइट्रेट पार्टिकल्स, सल्फेट पार्टिकल्स और ब्लैक कार्बन जब वेपराइज्ड मटेरियल के साथ, वाटर वेपर के साथ कोलैबोरेट होते हैं तो एक फॉग का एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, फॉग का एटमॉस्फेयर बनता है। और जब हम इसे विंटर सीजन के दौरान देखते हैं तो हम इसे हेज की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह की एक्सटेंडेड हेज आपको विलेजेस से भी दिखती है जब आप गुजरते हो सर्दियों में। तो ये हेज जब ट्रांस कॉन्टिनेंट हो जाती है, ट्रांस ओशन हो जाती है और पर्टिकुलर सीजन में पाई जाती है तो हम इसे क्लाउड के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि फॉग है, मिस्ट है, हेज है, दे आर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड। तो ये एक फीचर है इन पर्टिकुलर मंथ का जिसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं नाइट्रेट पार्टिकल, सल्फेट पार्टिकल, ब्लैक कार्बन, जो कि वेपराइज्ड मटेरियल के साथ मिल करके, उनके साथ कोलैबोरेट होकर के एक क्लाउड फॉर्म करते हैं। जो क्लाउड शायद वर्षा नहीं करा रहा उस लेवल पे, लेकिन बस एक ड्राई क्लाउड की तरह वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो हम ब्राउन क्लाउड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सैटेलाइट से देखने पे हमें वो ब्राउन लगता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिर्फ इन महीनों में क्यों होता है। देखिए, इस पर्टिकुलर रीजन में जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून आते हैं और मानसून के पानी में, बरसात में ये टेंडेंसी होती है कि वो इन पर्टिकुलेट मैटर्स को जो कि वर्षा में एयर में सस्पेंडेड हैं वो इन्हें वाश ऑफ कर देते हैं। लेकिन जब हम बात अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल की करते हैं, ये समय रीट्रीट मानसून का है, विंटर मानसून का है। और इसमें उस लेवल पे टेंडेंसी नहीं रहती है, क्योंकि ये मानसून सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो सिर्फ इस रीजन को ही एक्सपीरियंस होता है, वो भी इस वजह से कि बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो क्योंकि अगस्त के बाद जो हवाएं 6 महीने के लिए लैंड से वाटर की तरफ चलती हैं, ऐसे में उनमें रेनफॉल की टेंडेंसी उतनी नहीं रहती। ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल टेंडेंसी, इन्हीं मंथ के दौरान जो पर्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेट हो जाते हैं और डिजॉल्व नहीं हो पाते, वॉश ऑफ नहीं हो पाते ड्यू टू द रेनफॉल जो मानसून में हो जाता है। इसकी वजह से ये पर्टिकुलरली इन्हीं मंथ्स में पाया जाता है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न, ये वो मंथ है जिस मंथ में नर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, क्योंकि सन साउदर्न हेमिस्फेयर में माइग्रेट कर चुका होता है। नर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर की वजह से एटमॉस्फेयर ऑलरेडी डेंस हो रखा होता है और एटमॉस्फेयर के डेंस होने की वजह से सरफेस के क्लोज ह्यूमिडिटी बढ़ रखी होती है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बड़ी आराम से वेपर मटेरियल वहाँ पर मिल जाते हैं और वो उनके साथ मिल करके कंडेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा बनता है जिस दौरान डैम्प डैम्प एटमॉस्फेयर होने की वजह से सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर जाए बिना ही आपको फॉग या स्मॉग का एटमॉस्फेयर अचीव हो जाता है, कंडेंसेशन लो लेवल पे हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसकी वजह से विंटर में सपोर्ट मिलता है ये एक्टिविटी और फिनोमेना बड़े स्केल पे होने के लिए। अब बात ये आती है कि एशियन ब्राउन क्लाउड, इसे कहना ठीक है। जब इसे एशियन ब्राउन क्लाउड कहा गया, इसके ऊपर इंडियन साइंटिस्टों की आपत्ति आई बड़े लेवल पर। उन्होंने इसको नकारा और बोला कि एक पॉलिटिकल गेम है। ब्राउन क्लाउड एशिया से ही रिलेटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ब्राउन क्लाउड अमेरिका पे भी हैं, यूरोप पे भी हैं, अफ्रीका पे भी हैं। इसे एशियन ब्राउन क्लाउड कहना इज़ नॉट गुड। ये जो ओनस ऑफ क्लाइमेट चेंज है ये सारा एशियन कंट्रीज पे डाला जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट किया जाना चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज शायद एनवायरमेंटल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रही हैं, कार्बन एमिशन और बाकी पॉल्यूटेंट्स को वो कंटेन नहीं कर रही हैं। इसको लेकर के फिर से एक रिसर्च हुआ
एक ग्रुप जो कि स्विस कंट्री बेस्ड ग्रुप था और एक ग्रुप जो कि यूएस बेस्ड ग्रुप था, उसने जब ये स्टडी की तो वहाँ पर ये पाया गया कि ब्राउन क्लाउड जो हैं केवल एशियन कॉन्टिनेंट से नहीं वर्ल्ड लेवल पर जुड़े हुए फेनोमेनाज हैं। ऐसे में इसका नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड रखा गया। इसलिए अब इसे एशियन ब्राउन क्लाउड ना कह करके एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के नाम से जानते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड नाम रखे जाने के बाद इसका एक्सपेंस क्लियर हुआ कि ये कई सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फैला हुआ है और ये ग्लोबल फेनोमेना है, सिर्फ और सिर्फ एशिया से ही कनेक्टेड नहीं है। इसके लिए स्टडी और तीव्र की गई और 2007-8 के दौरान इससे जुड़े कई सारे इफेक्ट नज़र आने शुरू हो गए कि ये किस तरह के प्रभाव डाल रहा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, इंडिया के मानसून के रिलेटेड, इंडियन वेजिटेशन से रिलेटेड और लोगों की एशियन पर्टिकुलर एशियन रीजन की हेल्थ को लेकर के। तो पूरे एशिया में इसके ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या इम्पैक्ट है, रेनफॉल या मानसून को लेकर क्या इम्पैक्ट है, वेजिटेटिव ग्रोथ को लेकर क्या इम्पैक्ट है और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई। जब इसकी चर्चा शुरू हो गई तो मैटर काफ़ी डिस्कशन का पात्र बना। तो पता लगाया जाना शुरू हुआ कि भाई इस एरिया में कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इस लेवल पे इसे बनने के लिए। तो फिर ये पाया गया कि पर्टिकुलेट मैटर के सोर्सेज बढ़ रहे हैं तेज़ी से और उसका एक बहुत बड़ा जरिया पाया गया कि बायोमास को बर्न किया जाता है ओपनली। मतलब जो बायोफ्यूल्स आप यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड और फ्यूल वुड, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो फायरवुड है, फ्यूल वुड यूज़ होता गया कि इसके द्वारा इस तरह के जो ब्लैक कार्बन मेनली जो सबसे डेट्रीमेंटल है ब्राउन क्लाउड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, वो ब्लैक कार्बन सूट रिलीज होने का आधार ये चीज़ें मानी जा रही हैं। इसके अलावा खेतों को जलाना, स्टबल बर्निंग, और लगभग 35 मिलियन टन स्टबल बर्न की जाती है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर में, और इसी समय में ये क्लाउड भी बहुत कंसंट्रेट कर जाता है। तो स्टबल बर्निंग इज मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐसा माना गया। तो इसको विलेजेस से जोड़ करके देखा गया कि कुकिंग फैसिलिटीज़ क्लीन नहीं है इंडिया में। हमें जो हाउसेज हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, बैकवर्ड सेक्शन हैं, उन्हें क्लीन फ्यूल देना होगा, तब जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्टबल बर्निंग को हमें डील करना होगा, तब जाके ठीक होगा। उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल सल्फेट और नाइट्रेट से रिलेटेड हैं, वो वहीकुलर एमिशन तो वो तो रहेगा ही, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वो भी रहेगा, पावर प्लांट्स वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में। तो जो पहले पढ़ाए हैं वो सारे, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंट्रीब्यूटर तो वही हैं। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करना खेतों में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेन एस्पेक्ट ये बायोमास बर्नर जो कि ब्लैक कार्बन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज ये वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट एंड एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ों को जिम्मेदार माना गया कि इनके द्वारा पार्टिकल्स काफ़ी कंट्रीब्यूट किए जाते हैं और ये एस्केलेट हो जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि कटाई का समय होता है, स्टबल काफ़ी बर्न हो जाती है। 35 मिलियन टन स्टबल बर्न होने से जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। इफेक्ट क्या नोटिस हुए? इफेक्ट ये नोटिस हुए हैं कि मानसून के ऊपर इम्पैक्ट आया है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देखा गया है कि बड़ी तेज़ी से मानसून रिड्यूस हो रहा है इक्वेटर के नर्दर्न हेमिस्फेयर रीजन में और मानसून शिफ्ट हो रहा है इक्वेटर के साउदर्न रीजन में। अब अगर आप बात करें तो यहाँ पर इंडिया आ जाता है, ये बे ऑफ बंगाल रीजन है, ये अरेबियन सी रीजन है। ऐसे में ये सारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल कहलाता है, यहाँ पे अरेबियन सी। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेटर है, इसके नीचे अगर आप यहाँ बात करें तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अगर 6 महीने के लिए भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है तो 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखा ये गया है कि इसके ब्राउन क्लाउड के होने की वजह से एक लाइन बहुत स्पेसिफिक लिखी जाती है कि नर्दर्न ड्रॉट्स एंड साउदर्न फ्लड्स बढ़ रहे हैं। नर्दर्न ड्रॉट्स का मतलब है कि नर्दर्न इंडियन ओशन में ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं और साउदर्न इंडियन ओशन में माने ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, मानसून रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए, इक्वेटर एक पर्टिकुलर लाइन है जो आपने इमेजिन की हुई है। इसके अलावा जब आप बात रेनफॉल पैटर्न की करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टेम्परेचर।
because if there will be atmospheric difference, pressure difference, then there will be pressure gradient, and high pressure से low pressure की तरफ ही wind का flow होता है। ऐसे में टेम्परेचर अगर सी सरफेस का वेरी करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वेरिएशन आती है, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा उससे कनेक्टेड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी कि विंड पैटर्न भी वेरी करेगा, और मॉनसून इसी से कनेक्टेड एक विंड पैटर्न है। ऐसे में जब आप यहाँ पे बात करते हैं कि एक ब्राउन क्लाउड जैसी चीज़ एग्जिस्ट कर जाती है, उसकी वजह से जो थर्मल इक्वेटर है, दिस इक्वेटर इज फिक्स इक्वेटर बट सन नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेट करता है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर जोन है वो शिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर जोन्स हैं वो भी शिफ्ट करते हैं। मैंने आपको प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाई थी। इसकी वजह से एक इक्वेटर वो भी है जो वेरिएबल इक्वेटर है, डायनेमिक इक्वेटर है, दैट इज कनेक्टेड विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो जो थर्मल इक्वेटर है, वो थर्मल इक्वेटर यहाँ पर अब क्लाउड आ गया है, ठीक है, क्लाउड नहीं क्लाउड। ये क्लाउड आ जाने के बाद इसकी वजह से क्या होगा विवेक, इस पे लाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, रेडिएशन, इसको बोलते हैं रेडिएशन। जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा तो दो काम होंगे। पहला काम कौन सा होगा, पहला तो मैंने बताया था सल्फेट और नाइट्रेट है, तो ये तो रिफ्लेक्ट कर देंगे और स्कैटर कर देंगे लाइट को। तो इससे पहला इम्पैक्ट ये होता है बेटा कि सरफेस तक उतनी रेडिएशन अब रिसीव नहीं हो रही है, क्योंकि सल्फेट नाइट्रेट एरोसोल्स की टेंडेंसी है रिफ्लेक्ट बैक करने की। इसकी वजह से जो टोटल हीट बजट है अपनी अर्थ का, वो इस पर्टिकुलर रीजन में गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि जो टोटल रेडिएशन रिसीव होती है ना, उसमें दो कैटेगरी, जैसे डायरेक्ट रेडिएशन और दूसरी डिफ्यूज्ड, किसी कण से टकरा के जो आनी है। एक तो सन है, एक तो डायरेक्ट आ जाती है, एक यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, इनसे टकरा के ऐसे ऐसे, तो ये टोटल जो रेडिएशन रिसीव है इसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो गई पहले से ज़्यादा। इसकी वजह से इसको हम डिमिंग कह देते हैं, डिम हो रहा है, क्या कहते हैं, अर्थ डिमिंग। अब इस अर्थ डिमिंग की वजह से क्या होगा, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाएगा, और सी सरफेस टेम्परेचर अगर फॉल करता है तो सी सरफेस टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंड सर्कुलेशन, क्योंकि लैंड एंड वाटर के बीच चलने वाली विंड सर्कुलेशन ही है एक तरफ से अगर हम देखें तो लैंड एंड वाटर के बीच के टेम्परेचर में डिफरेंसेस रिड्यूस होंगे, इसकी वजह से मानसून वीक पड़ेगा, तो बरसातें कम हो रही हैं, ये पहला इम्पैक्ट। लेकिन थर्मल इक्वेटर साउथवर्ड शिफ्ट हो रही है इस रीजन की बजाय, इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल बढ़ रहे हैं। तो एक इम्पैक्ट हमने देखा, मानसून कम हो रहा है, इससे ड्रॉट की कंडीशन आएगी, और इस एरिया में एग्रीकल्चर आज भी 65% मानसून डिपेंडेंट है, रेन फेड है, और मानसून केवल 4 महीने के लिए आता है, वो भी अगर डेफिसिट कर जाएगा तो नुकसान होगा। मानसून का डेफिसिट होना, मानसून का लेट ऑनसेट होना, मानसून का एरेटिक हो जाना, उसके ब्रेक्स बढ़ जाना, ये सारी परिस्थितियां हम ब्राउन क्लाउड से जोड़ के आज की डेट में रिसर्च के एरिया में देख रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है एस्पेक्ट, अरेबियन सी के एरिया में साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्टॉर्म्स बढ़ने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हमें ये नोटिस हुआ है। इसका रीज़न क्या है, बे ऑफ बंगाल के कंपेरेटिवली एरिया अरेबियन सी में हमने हमेशा से देखा कि साइक्लोन कम होते थे, स्टॉर्म्स कम होते थे। जब हमने साइक्लोन की स्टडी की थी उसमें हमने कई फैक्टर पढ़े थे। एक फैक्टर ये भी पढ़ा था कि विंड शेयर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कि नीचे से विंड्स जो अपवर्ड जा रही हैं उनके कंपैरेटिवली जो हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही हैं हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल मूविंग विंड और हॉरिजॉन्टली मूविंग विंड, इसके रफ्तार के बीच का अंतर ही एक तरह का विंड शेयर है। अगर वर्टिकल मूविंग विंड जो है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हुई हॉरिजॉन्टल मूविंग विंड नहीं मिलेगी, तो ये वर्टिकल मूविंग विंड बड़ी इजीली ऊपर जा पाएंगी, और जब ये ऊपर जा पाएंगी तो ये उस रिक्वायर्ड हाइट को अचीव कर जाएंगी जहाँ पे कंडेंसेशन स्ट्रॉन्ग होना है। इसकी वजह से एक सेल फॉर्मेशन हो जाती है और फिर साइक्लोन इंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर वर्टिकल मूव करने वाली विंड को हॉरिजॉन्टल अपर एयर एटमॉस्फेयर में मूव करने वाली विंड स्ट्रांगली मिल जाएंगी, तो ये वर्टिकल मूविंग विंड अपनी वर्टिकल जर्नी को नहीं रख पाएंगी कंटिन्यू, इसकी वजह से वो वॉर्टेक्स कंटिन्यूस नहीं बनेगा,
यही रीज़न है कि जैसे ही विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस दौरान में वो एक वेस्टर्लीज जो अपर एयर में फ्लो करती हैं वो साउथवर्ड होने लगती हैं, तो फिर साइक्लोन फॉर्मेशन भी रुक जाते हैं। हमने पढ़ा था क्योंकि विंड शेयर बढ़ जाता है। अरेबियन सी में ऑलवेज विंड शेयर हाई रहता था एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। दिस इज द रीज़न कि यहाँ पे साइक्लोन्स उस लेवल पे नहीं बन पाते थे, और अगर बनते थे तो उतने इंटेंस नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी पीछे कुछ समय से हमने ये देखा है कि इन एशियन ब्राउन क्लाउड्स की वजह से ये अरेबियन सी के अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड शेयर रहा करता था वो विंड शेयर बहुत वीक पड़ गया है, और उस विंड शेयर के वीक पड़ने की वजह से ये भी एक अच्छा खासा ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है फॉर द कंटिन्यूअस वॉर्टेक्स। यानी कि अब साइक्लोन बन तो रही हैं, इंटेंसिफिकेशन भी हो रही है, क्योंकि उन्हें अपवर्ड मूव करने से कोई हॉरिजॉन्टल मूविंग विंड रोक नहीं रही है। तो विंड शेयर वीक होता है। हमने 2007-8 में पहली बार देखा कि इतने इंटेंस साइक्लोन बने हैं जो गल्फ ऑफ ओमान तक चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता था पहले। हिस्ट्री में ये चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है, ये एशियन ब्राउन क्लाउड से ही जोड़ के देखा जा रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने जो देखा कि ये ग्लोबल वार्मिंग को भी इंक्रीज कर रहा है। ये थोड़ा पैराडॉक्स लगा सुन के, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये अर्थ की डिमिंग को इंक्रीज कर रहा है। जब ये अर्थ डिमिंग इंक्रीज कर रहा है तो सोलर रेडिएशन तो रिड्यूस हो रहा है जो इस पर्टिकुलर रीजन में रिसीव हो रहा है, इसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कैसे कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, इन पर्टिकुलर एरिया से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस एस्केप होती हैं, उन्हें लोअर एटमॉस्फेरिक रीजन से एस्केप होना होता है। लेकिन जब उनके ऊपर एक डेंस लेयर ऑफ स्मॉग या हेज जिसे आप कहते हैं वो एकुमुलेटेड रहेगी, तो उन ग्रीन हाउस गैसेस को वो एस्केप नहीं होने देती, एक ब्लैंकेट इफेक्ट क्रिएट करती है और ग्रीन हाउस गैसेस आके यहाँ पे रुक जाती हैं। इसकी वजह से वो बात ठीक है कि आपने रेडिएशन रिड्यूस कर दी है अर्थ की तरफ आने वाली, लेकिन अर्थ को हीट अप करने वाली जो गैसेस थी उनके एस्केप होने की नेचर को भी आपने ख़त्म किया है, और उन्हें आप रिपीटेड सीजन्स में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्यूमुलेटेड अमाउंट में वो जो गैसेस हैं वो अर्थ से जो भी रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाने का काम कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ब्राउन क्लाउड जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में नाइट्रेट है, सल्फेट है, जब इसकी अमाउंट बढ़ जाती है और वाटर वेपर भी उस लेवल पे इन्हें मिल जाते हैं कि कंडेंसेशन इस स्केल पे पहुंच जाए कि आप एक अच्छी खासी ड्रॉपलेट बनने में कन्वर्ट हो जाएं, तो फिर वर्षा भी होती है और वो एसिडिक रेन के तौर पर होती है। तो ये एसिड रेन का भी आधार बन रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। यही कारण है कि ये ताजमहल और बाकी बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इतना ही नहीं है कि इन्होंने मानसून पे इम्पैक्ट किया, इन्होंने अरेबियन सी के साइक्लोन को इंटेंस किया, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट किया, इन्होंने अर्थ को डिम किया, इन्होंने मटेरियल को भी नुकसान किया इन डायरेक्ट फॉर्म एज एसिड रेन, और अदर फॉर्म में जब ये एज अ मटीरियल ही इन बिल्डिंग के साथ आकर के अटैच हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अर्थ के सरफेस से अबव जा रहा है, तो एज अ मटीरियल ही जब ये इन बिल्डिंग से आकर के अटैच होते हैं तो धीरे 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 इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ये उन्हें इरोड करने का काम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की एक नेचर है कि वो बिल्डिंग्स को फ्लेक्स की फॉर्म में उतारने का काम करती है, इसलिए उसे कोरोसिव मटेरियल कहा जाता है। तो इसी तरह से ताजमहल का नुकसान हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, आपको ब्राउन क्लाउड से भी याद रखना है कि इस पर्टिकुलर एरिया के मॉन्यूमेंट्स को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या है? जब अर्थ की डिमिंग होगी तो इसकी वजह से रेडिएशन रिसीव कम होगी। जब रेडिएशन रिसीव कम होगी तो नेचुरली जो फोटोसिंथेसिस है उस पर इम्पैक्ट आएगा, और फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ हिंडर होगी, इससे वेजिटेटिव ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। ये भी एक नुकसानदायक असर है, क्योंकि एक तरफ मानसून में कमी है और दूसरी तरफ रेडिएशन की रिसेप्शन में कमी है, जिससे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जिसके वाया प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसको हैम्पर किया जा रहा है। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ में कमी आ रही है, तो यहाँ से भी क्रॉप प्रोडक्शन या फिर जो भी वेजिटेशन ग्रोथ है उसमें रिडक्शन होगा, तो ये आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज पोज करेगा। तो यह भी एक नुकसान का कारण है।
दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ये लंबे समय तक इसी तरह से पाए जाते रहेंगे तो ओशियन एसिडिफिकेशन को भी इंक्रीज करेंगे, जो मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो मटेरियल एसिडिक ही है। इससे आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को ही हैम्पर करके ऑन द लैंड और ऑन द सी जो वेजिटेबल मटेरियल है उसे ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को भी सीधा सीधा नुकसान कर रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये इशू एक स्ट्रॉन्ग बनता है। सेकंड एस्पेक्ट इसका, इनकी अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन लीव्स पे हो जाती है, पत्तों पे हो जाती है, तो ये उनको कवर करके उनका गैस एक्सचेंज प्रोसीजर हैम्पर करती हैं। इसकी वजह से भी फूड बनाने का मैकेनिज्म प्लांट का हिंडर हो जाता है, इसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ रुक रही है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला हमने इसमें जो एक नेगेटिव चीज़ देखी वो दो तरह से नुकसान कर रही है हिमालय को। हमने देखा हिंदू कुश हिमालय पर्वत एरिया में बड़े लेवल पर आइस जो ग्लेशियर्स है वो रिसीड कर रहे हैं, वो रिट्रीट कर रहे हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि शुरुआती समय में तो फ्लड्स आएंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघलने की वजह से ये वो हिंदू कुश हिमालय पर्वत हैं जो वांग हो, यांग टीबी, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, इन सभी मेन नदियों के सोर्स हैं। और यही नदियां, अगर हम गंगा की वैली की बात कर दें, पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो इससे क्या होगा विवेक, एक तो बेटा नदियाँ सूखेंगी, क्योंकि यहाँ से नदियाँ मेन कंट्रीब्यूट हो रही हैं, और नदियाँ लाइफलाइन है एग्रीकल्चर, क्योंकि गंगा का मैदान और बाकी एरिया दे नोन फॉर द एग्रीकल्चर, दे आर नोन फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, तो पहले तो शुरुआत में फ्लड के प्रॉब्लम आएंगे, और बाद में जब ग्लेशियर सूख गए तो ड्रॉट के प्रॉब्लम आएंगे, और हम ऑलरेडी इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। ये क्यों होगा? मैंने क्यों बोला कि हिंदू कुश और हिमालय की बर्फ़ पिघल रही है? इसके दो इम्पैक्ट आ रहे हैं। पहला इम्पैक्ट कैसा आ रहा है? देखो, ये जो क्लाउड फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे तो आप सरफेस पे हैं, तो यहाँ से आपको ये इस वे में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप हिमालय की बात करते हैं, माउंटेन्स की, देर हाई एल्टीट्यूड एरिया, तो उसके तो ये सरफेस को ही टच हो जाते हैं ना, ये मटेरियल उसके सरफेस को ही टच हो जाता है, तो दो वे में इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो जहाँ पर ये क्लाउड हिमालय की विसिनिटी में सस्पेंडेड फॉर्म में है, वहाँ पे ये सन से आने वाली रेडिएशन को, इसके अंदर जो ब्लैक कार्बन है वो नॉर्मल पर्टिकुलेट मैटर की तरह बिहेव नहीं करता है, वो ग्लोबल कूलिंग का कंट्रीब्यूटर नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूटर। कैसे? वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक ना करने की बजाय एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसे हीट में कन्वर्ट करता है। और उस पर्टिकुलर, क्योंकि ब्लैक कार्बन है ना, तो सन से आने वाली रेडिएशन में जितनी भी वेवलेंथ हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हीट इंक्रीज होती है, और उस पर्टिकुलर सराउंडिंग का टेम्परेचर रेज हो जाता है। मतलब ये एक अजीब चीज़ है कि ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन आना चाहिए था, लेकिन अपर हाइट में कहीं ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन है, सूट कंसंट्रेशन है, वो अर्थ से जाने वाली नहीं, वो सन से आने वाली रेडिएशन को ही इंटरसेप्ट करके उसे ही हीट में कन्वर्ट करके वहाँ का तापमान बढ़ा रहा है। इसकी वजह से उस सराउंडिंग रीजन में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस मेल्ट हो रही है। पहला इम्पैक्ट ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था इसका, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दूसरा इम्पैक्ट ये डायरेक्ट इन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये जो ग्लेशियर्स हैं जिनका एल्बिडो बहुत हाई रहता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ये उनसे ही उनके ऊपर एक लेयर बना रही है ब्लैक कार्बन। और ऐसे में जब सनलाइट आ रही है तो स्नो के नेचुरल इम्पैक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन को डिस्कार्ड करके ये उसके रिवर्स जाके उसे एब्जॉर्ब कर रही है सनलाइट को, और सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर बढ़ाती है। अब ग्लोबल लेवल पे जब एक फिनोमेना देखा गया, तो फिनोमेना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली ये 3 टाइम ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करने के लिए कैपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली। तो ऐसा पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू कुश और हिमालय को नहीं, ये आर्कटिक रीजन, क्योंकि ये ग्लोबल फेनोमेना है, पाया गया ये आर्कटिक एशियन में जितनी भी आइस है उसको पिघलाने में भी मेन जिम्मेदार है यही कार्बन, ब्लैक कार्बन। और ऐसा माना जाता है कि इसका कितना कंसंट्रेशन चाहिए, जस्ट 5 पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, जस्ट 5 पार्ट्स, मतलब बिलियंस में ये 5 ही होंगे, इतने में ये कैपेबल हैं 94% तक सारी आर्कटिक आइस मेल्ट करने के लिए। इतनी कैपेबिलिटी है इनकी। मतलब इनका एक पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड से 3 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इनका एक पार्टिकल उस स्नो का टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरेटिवली 3 टाइम ज़्यादा रेज कर सकता है। ये इसकी ताकत है। दैट्स वाई इट इज द डेडलीस्ट एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, द ब्राउन क्लाउड। ये इस वे में नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं। ये कुछ हमने नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, इनको ठीक कैसे किया जाए?
दिमाग तो यही आता है कि इन्हें रिड्यूस कैसे किया जाए। तो रिड्यूस कैसा है, बायोमास बर्निंग आप मत करिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप नहीं करिए, पर्टिकुलेट मैटर आप कंट्रीब्यूट मत करिए, यही एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। स्टबल बर्निंग मत करिए। तो ठीक कैसे किया जाए वो यहाँ पे ना पढ़ा के, क्योंकि अब हम ये टॉपिक ही करने जा रहे हैं कि कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। ब्राउन क्लाउड आपको समझ आ गया, सारे एस्पेक्ट समझ आ गए उसके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज वाइंडिंग टॉपिक है, दैट इज कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया हरकवल, आज अब हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, और सोल्यूशन भी देंगे, कॉजेज एंड सोल्यूशन, क्या बात है। तो कॉजेज एंड सोल्यूशन, कॉजेज से स्पेलिंग यही होते होंगे मेरे ख्याल से, हैं? देखो मुझे कम ही आती है सब चीज़ें, तो जानते ही हो तुम लोग। तो हर कवर कॉजेज एंड सोल्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले तो कॉजेज जानने होंगे। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक पता नहीं लगे आपको कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हैं, बोलो पता है? वही दोबारा रिपीट करूँगा, बोर नहीं होना, ठीक है। सबसे पहला तो अगर हम देखें, इस समय हमारी जो सिटीज़ हैं वो मेनली सफ़र कर रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। हमने दिल्ली का केस अच्छे से स्टडी किया था, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कलकत्ता, कोलकाता, ये कुछ ऐसे हमारी कंट्री के मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं जो बड़े लेवल पर एयर पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। रीज़न क्या है, हम मेनली दिल्ली को पकड़ते हैं यहाँ पे। दिल्ली का एक मेन रीज़न ये है कि दिल्ली इंटरसेक्शन सिटी में आ जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ का सारा ट्रैफिक वहीं से ट्रांजिट करता है, ये मेन बात है। इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन वेहिकुलर बहुत ज़्यादा है। तो वेहिकुलर पॉल्यूशन इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल आस्पेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो जो पॉल्यूशन कराएंगे उसी के रिलेटेड उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, ये बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। तो दिल्ली क्योंकि इंटरसेक्शन सिटी के तौर पर आती है, इसकी वजह से वहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये सारे के सारे व्हीकल काफ़ी बड़े पैमाने पे हैं, इसी से वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत है। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दिल्ली के अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट भी हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बड़े लेवल पे है। तीसरा, दिल्ली ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट एरिया से घिरी हुई है, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। इसकी वजह से स्टबल बर्निंग एक मेन फैक्टर बनता है, और स्टबल बर्निंग के बेसिस पर वहाँ पर विंटर सीजन के दौरान पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन काफ़ी होता है, और इससे पोल्यूशन की एक टेंडेंसी बन जाती है। गैस चैम्बर जैसे वर्ड दिल्ली को इन्हीं मंथ के दौरान मिलते हैं जब विंटर होती है, क्योंकि उस टाइम पर पर्टिकुलेट मैटर के द्वारा क्रिएटेड मिस्ट, हेज और स्मॉग काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो एरियाज हैं ये कोल प्रोड्यूसिंग बेल्ट इनसे काफ़ी दूर हैं, और इनसे दूर होने की वजह से दूसरा, डायरेक्ट वाटर सोर्सेज से ये काफ़ी दूर एरियाज हैं। यहाँ पर जो बिजली पैदा की जाती है ये बिजली मोस्टली कोल बेस्ड होती है, और कोयला यूज़ करने की हमारी कंट्री में स्पेसिफिकेशंस अलग हैं। या तो आप पिट हेड के क्लोज हैं जहाँ से कोयला निकल रहा है, वहाँ पे कोल की क्वालिटी यूज़ करने की स्पेसिफिकेशंस कुछ और रहती हैं, और अगर आप पिट हेड से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे हैं तो वहाँ पर कोल यूज़ करने की स्पेसिफिकेशंस कुछ और रहती हैं। इसकी वजह से जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इन एरियाज़ में बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला रहता है, उस कोयले में ऐश का कंटेंट थोड़ा हाई रहता है, मॉइस्चर कंटेंट है, इसी की वजह से ऐश मिलती है, इसी की वजह से स्मोक भी मिलता है, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो इस रीजन से थर्मल पावर प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन बड़े लेवल पर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से नुकसान होता है दिल्ली जैसे एरिया को। तो दिल्ली इन सारे कारणों से त्रस्त है। जितनी चीज़ें बताई मैंने उसमें एक इंडस्ट्री आपको दिख गई, एक वेहिकुलर पोल्यूशन आपको दिख गया, खास तौर पे थर्मल पावर प्लांट एस्पेक्ट इसमें आपको नज़र आया। मुद्दे की बात यह है कि अगर हम इन सारे सोर्सेज को जोड़ें तो नीचे से ऊपर तक जाएं, अगर हम हाउस होल्ड लेवल से कंट्री लेवल तक जाएं तो हाउस होल्ड लेवल पे ही आपको कई तरह के पॉल्यूशन ट्रेस हो जाते हैं। और सबसे पहला पॉल्यूशन कुकिंग पॉल्यूशन है। आज हमारी कंट्री पॉवर्टी से जूझ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप किसी कंट्री की पॉल्यूशन के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, आप उस पॉल्यूशन को उस कंट्री की इकोनॉमी से सेपरेट करके नहीं देख सकते।
भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्ड रहा। इसकी वजह से जो डिज़ायर्ड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में होने चाहिए थे, हमारी टाउन प्लानिंग जिस सेंस में होनी चाहिए थी, हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था उस टाइम पर। इसकी वजह से हमारी जो आज़ादी के बाद बनी देश की अपनी सरकारें हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ शुरुआत में सस्टेनेंस की रही। उन्हें जनता को सस्टेन कराने के लिए कई सारे प्रोविजंस चलने पड़े, जिसमें सबसे पहला प्रोविजन तो फूड सिक्योरिटी ही था। इसी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके तहत वीट एंड राइस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता करवाई गई कि इस वजह से लोग भूखे ना मरे। दूसरा एक आधार ये रहा कि हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइड बाय साइड डेवलप करना है और हैवी इंडस्ट्री भी डेवलप करनी है, एग्रीकल्चर भी डेवलप करना है। तो इसी की वजह से कंट्री का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें स्टेट्स अपनी विधानसभा के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी लॉ मेकिंग और अपनी पॉलिसीज बनाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एम्पावर्ड है, वो अपने सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशंस बना करके कंट्री वाइड लॉज बनाते थे। ऐसे में सेंटर स्टेट को आपस में लेके जाना, एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसा हमारी कंट्री का सिस्टम है। ऐसे में सेंटर स्टेट को आपस में जोड़ करके पूरे समूचे देश का विकास करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडी लेकर के आए। अब प्लानिंग कमीशन के जहाँ पर फायदे हुए, वहाँ पे नुकसान भी बहुत हुए। क्यों? क्योंकि सारी प्लानिंग ही देश की सेंट्रलाइज्ड हो गई। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो हुई पूरी कंट्री में, एक इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉलो की गई कि केंद्र के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर ये जो प्लानिंग कमीशन है, यहीं पे सारी चीज़ें प्लान होती थी कि किन किन इकोनॉमिक सेक्टर को कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ पे कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, और सारे रेवेन्यू सोर्सेज भी यहीं पे कंसंट्रेट होते थे। फिर यहीं से प्लान डिस्ट्रीब्यूट होते थे स्टेट्स को, और यहीं से फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे। एलोकेशन का कंसेप्ट हम फॉलो करते आए हैं। इसकी वजह से हमेशा से पॉल्यूशन को टैकल करने की जिम्मेदारी ये लगभग सरकारों पे ही रही, और सरकार में से भी केंद्र सरकार पर अधिक जानकारी, अधिक इसका बल आता रहा कि आपको ये मैनेज करना है। और पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, जब तक इसमें पीपल पार्टिसिपेशन ना हो, ये कभी कंटेन नहीं हो सकता। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा देश की राजनीतिक और आर्थिक दशा को समझते हुए जो भी नीतियां उस समय बनाई गई, उनमें जिन भी एरिया को प्रायोरिटीज दी गई, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री थी, चाहे एग्रीकल्चर था, चाहे ट्रांसपोर्ट था, चाहे वो सैनिटेशन शुरुआती दौर में रहा, फिर हेल्थ रहा, एजुकेशन रहा। ऐसे में एक इशू काफ़ी बड़े लेवल पे इग्नोर हो गया, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि रिसोर्स आपने मैनेजमेंट किया फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट, लेकिन आपने जब उन्हें मैनेज किया, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव आने वाले थे एनवायरनमेंट और इन चीज़ों पे, तो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हम उस पर फोकस नहीं कर पाए। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड लेवल पर प्रोक्योर कर पाएँ, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे तो थे ही नहीं कि हम उन टेक्नोलॉजीज को अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नेटवर्क के थ्रू डेवलप कर पाएँ। तो बीइंग डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी अंडर डेवलप्ड थी उस टाइम पर, आपके पास इतने फंड्स नहीं थे कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकें कि वो टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क लगा के खुद बनाएं। आपके पास इतना समय नहीं था कि आप वेट करें कि आपकी कंट्री इतनी स्ट्रांग हो, क्योंकि लोगों को सस्टेन कराना था। आपके पास इतना भी धन नहीं था कि आप विश्व स्तर से भी बहुत ही हाईली डेवलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज लें। तो जो भी टेक्नोलॉजीज आपको मिलती रही, उनके माध्यम से आपने अपने देश का एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने का काम किया। ये डेवलपिंग कंट्री का नेचर हो जाना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, और हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम अपना करके कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना, जिसमें से सोशल सेक्टर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली। ऐसे में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम आज हमें मैनेज करना पड़ रहा है। वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो सेवाएं हैं, जैसे एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैं, मनरेगाज हैं, इतनी बड़ी पॉलिसीज वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। इन सब चीज़ों के साथ हमारे देश में टैक्स कलेक्शन और बाकी चीज़ों पे उस लेवल पर ग्रोथ हो नहीं पाई। तो गवर्नमेंट के पास ऑलवेज क्रंच रहा, गवर्नमेंट डेफिसिट में रही। तो पहले तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया सेक्टर को, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही सस्टेनेबिलिटी थी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। दूसरा, गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स कलेक्शन नहीं होते रहे, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी अनऑर्गेनाइज चलती रही, सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज थे। आज भी
बड़े लेवल पर 90% वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें टैक्स एम्बिट के अंदर नहीं लाया जा पाया, ये एक बड़ी बात है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत चीज़ों से जूझते रहे, हमारे युद्ध भी हुए, उन पे भी खर्चा हुआ, काफ़ी बड़ा बजट डिफेंस पे चला गया, तो वहाँ से भी फंड कम हो गए, हम एनवायरनमेंट और इन चीज़ों पे फोकस नहीं दे पाए। चौथा, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ में, जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपिंग कंट्री का नेचर होने की वजह से उस रिसोर्स डेवलपमेंट के कंसेप्ट में कभी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उस लेवल पे जगह ले ही नहीं पाया और रेकलेस रिसोर्स यूज कर लिया हमने, तो यहाँ से रिप्लेनिशमेंट का रेट जो है वो कभी भी यूटिलिटी एक्सप्लॉइटेशन के रेट के साथ मैच नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, यहीं से जन्म होता है पॉल्यूशन का आधार, क्योंकि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पॉल्यूशन का आधार कैसे जन्म ले गया, वो ये है, भारत जैसा देश जिसमें किसी जमाने पर व्हीकल्स उस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, आफ्टर 2005 बड़े लेवल पर व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ी, ये पहली बात है। व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ी, कंपनीज ने व्हीकल्स बनाने शुरू किए, तो हमारी ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस अधिक करना पड़ा। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर उस लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते थे एमिशंस को लेकर के, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अगर हार्म होते तो उन्हें ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता, वो गतिविधियां नहीं कर पाते। इससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बड़े लेवल पर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का रोल प्ले करता है, वो बहुत सारी सेक्टर्स को रोजगार देता है। अगर वो हैम्पर होता तो इकोनॉमिक जो एक डोमिनो इफेक्ट चलना था वो नहीं चल सकता था, तो उसे सपोर्ट करना तो ऑलवेज जरूरी था, इसी की वजह से रोजगार बढ़ सकता था। तो उसकी रेकलेस ग्रोथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हुई, उसके बाद बैंक्स आए, बैंक्स ने बड़े लेवल पे लोन्स दिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लोन्स भी सब्सिडाइज्ड रहे, इसकी वजह से बड़े लेवल पर व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ा, उधर से लोगों की आमदनी भी बढ़ रही थी क्योंकि देश का ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी का। ये व्हीकलर पॉपुलेशन जिसमें शुरुआती दौर में हमने एमिशन रिस्ट्रिक्शंस लगाने की उस लेवल पे सीरियसनेस दिखाई नहीं, इसकी वजह से अचानक से 1990 से 2000 के बीच में इन 10 सालों के दौरान हमें बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिला। बड़े लेवल पर हमारे व्हीकल्स के थ्रू सल्फर का, लेड का, बेंजीन का, इन चीज़ों का एमिशन हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके पीछे हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमी था, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज थी, और प्रायोरिटी में एम्प्लॉयमेंट बड़ी प्रायोरिटी में था, अर्बन ग्रोथ बड़ी प्रायोरिटी पे था, क्योंकि जब हमने कंट्री की प्लानिंग की तो प्लानिंग में हमने ग्रोथ सेंटर अर्बन एरियाज को माना, हमने ऐसा माना कि बड़े लेवल पर लोग इन ग्रोथ सेंटर्स में आकर के रोजगार प्राप्त करेंगे, और ये ग्रोथ सेंटर्स अर्बन एरियाज में जो ग्रोथ होगी वही यहाँ से स्प्रेड होगी अर्बन रूरल एरियाज में, तो यहाँ से ग्रोथ स्प्रेड होगी, एक इफेक्ट जाएगा। इससे हमने एक नेगेटिव चीज़ और क्रिएट कर दी कि बड़े लेवल पर ग्रोथ स्प्रेड होने की बजाय लोग यहाँ कंसंट्रेट होने लगे, तो माइग्रेशन बहुत होने लगी। आज अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इन एरियाज को लेते हैं, तो यहाँ पर आप बड़े लेवल पर स्कैटर्ड सेटलमेंट देखते हैं, स्लम्स देखते हैं, और इन स्लम एरियाज में हाई लेवल पर आप गार्बेज देखते हैं, लैक ऑफ सैनिटेशन देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स आज की डेट में पॉल्यूशन में है। जितनी भी आज आपकी सिटीज़ हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द वेरी बिग इशू। वेस्ट डिस्पोजल की कोई प्लानिंग की प्रॉपर नहीं है, लॉज नहीं है, इसकी वजह से आज ये एक बड़ा सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बने हुए हैं। चाहे वो सीवरेज के माध्यम से नहरों को, नदियों को गंदा करना है, चाहे प्लास्टिक्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स के माध्यम से, ई वेस्ट के माध्यम से लैंड को पॉल्यूट करना है, उसकी फर्टिलिटी को खराब करना है। चाहे तीसरा, इन चीज़ों से जो चीज़ें इमर्ट एमिट हो रही हैं उनसे एयर को डिस्ट्रॉय करना है। तो कुल मिलाकर के ड्यू टू द लैक ऑफ अर्बन मैनेजमेंट और ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द अर्बन ग्रोथ सेंटर, हम उस इकोनॉमिक ग्रोथ को स्प्रेड ना कर पाने में सफल नहीं हुए। उल्टा हमने लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट किया, और ये सिटीज़ ओवरली पॉपुलेटेड हैं आज की डेट में। यहीं से फिर वेहिकुलर एमिशन की प्रॉब्लम आई, यहीं से फिर हमने रेजिडेंशियल कम्प्लेक्सेस से जो पॉल्यूशन निकले इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हमने वो देखे, ओवर पॉपुलेशन का जो नतीजा है। और यहीं से हमने फिर ये भी देखा कि कंजम्पशन बड़ी है, कंजम्पशन, अब जितने ज़्यादा लोग इन पर्टिकुलर सेंटर्स में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि सिटीज़ हैं, सिटीज़ का रहन सहन गाँव के रहन सहन से बहुत अलग होता है। और इस तरह से अगर हम सिटीज़ को फिर देखें तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी टोटली डिफरेंट होते हैं। और हमारी एनर्जी का सोर्स हमेशा से ही फॉसिल्स रहे हैं, क्योंकि सस्ता सोर्स था, भारत में कोयला अवेलेबल था, हमने हाई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, और हमारी इंडस्ट्रीज भी इसी तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती हैं जो क्लीन नहीं है, जो सुपर क्रिटिकल लेवल के हमारे थर्मल पावर प्लांट नहीं है,
सब मिनिमल क्रिटिकल लेवल के थर्मल प्लांट्स हैं जो कोल के भी पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं करते, जो एनर्जी को हार्नेस भी पूरी पोटेंशियल के साथ नहीं करते, इसकी वजह से रेजिडुअल काफ़ी बचते रहे। तो जब भी आप पॉल्यूशन को समझें, ये खुली डिबेट है, ये खुली चर्चा है, इसमें हर चीज़ को साथ लेकर के चलना है। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हम अप्रोच किस सेंस में करना चाहते हैं। तो अब आप मुझे आज़ादी दें, मैं यहीं से अप्रोच करता हूँ और इसी सेंस से करते हैं। चलिए, देखिए मुद्दे की बात यह आ जाती है कि जब आप पॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें पॉल्यूशन में जब मैंने व्हीकल की बात की, हमने हाउस होल्ड से बात करी थी, वापस हाउस होल्ड पे आता हूँ। जब टॉप डाउन अप्रोच आपने फॉलो की है प्लानिंग कमीशन के माध्यम से, तो हाउस होल्ड लेवल पर ये बात रियलाइज ही नहीं करा पाई कि हाउस होल्ड ही पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हाउस होल्ड को ही तो टैकल करना है। कैन यू इमेजिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि दैट बीइंग हरप्रीत सिंह बसा, I am creating pollution and I am not responsible to tackle it. Then who is responsible? Responsible is government. Yes, government is responsible. How? गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने हैं, सबसे फंड्स प्रोवाइड करने हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने हैं, हमें नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करानी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, लेकिन करना किसको है? हमें करना है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई। आज की डेट में इसका सोल्यूशन क्या है? हमें डिसेंट्रलाइज्ड पोल्यूशन मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी होगी। ये पंचायतों के स्तर पे होगा और घर के स्तर पे होगा। अगर हम ये नहीं अपनाएंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ये कैसे होगा? हमें प्रत्येक घर के अंदर सबसे पहले उस पॉल्यूशन को रोकना है जो बड़े लेवल पर उन औरतों की जान ले रहा है, जो औरतें कि एक इंडस्ट्री से निकली हुई कार्बन से 16 गुना घातक कार्बन उस लकड़ी से कंट्रीब्यूट होती है जो चूल्हे में जलाई जाती है। वो चूल्हा इस तरह की रसोइयों में बना है जो नॉन वेंटिलेटेड है कंप्लीटली। यू कैन विजिट द विलेजेस, यू कैन विजिट द किचन, दे आर अल्टीमेटली इम्यून एंड 100, yes there are open kitchens like chaukas, but kitchen, the enclosed kitchen, they are ultimately immune, no windows, nothing. इसकी वजह से वो जो धुआं वो इनहेल करती हैं, उससे जो उन्हें बीमारियां फैल रही हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, उनकी चाइल्ड रियरिंग कैपेबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है, उनमें सिकनेस और इलनेस के इंसिडेंस को बढ़ा रहा है, और विलेज सोसाइटी की इनकम के ऊपर एक बर्डन है वो, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा इन्फेक्ट होंगी तो खर्चा ज़्यादा होगा। ऑलरेडी फार्म सोसाइटी, विलेज सोसाइटी डिस्ट्रेस में है, ये एक बड़ी बात है। और वुमेन एक मेन स्टे है रूरल लाइफ का। वो सिर्फ खाना नहीं बनाती हैं, वो हाउस होल्ड इकोनॉमी को पूरी तरह से मैनेज करती है,